हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एससीआई कृषि संस्थान चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉप 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, जो कि आपके एमपीपीएटी 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध आमतौर पर उन तत्वों के साथ संयोग से बनता है जिनका, मतलब कहने का मतलब ये है आयनिक बंध कैसे बनता है, आयनिक बंध के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो आयनिक बंध के लिए ध्यान रखें, इसके लिए अनुकूल परिस्थिति ये है कि धनायन का आकार बड़ा, धनायन का आकार बड़ा और ऋणायन का आकार छोटा होना चाहिए। ऋणायन का आकार छोटा होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए, धनायन का आकार बड़ा है, इसका मतलब यह है कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी बढ़ेगी। बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आकर्षण बल कम होगा तो बाहरी कक्षा में से हम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें, जब भारी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से, इसका मतलब है आयनन विभव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आयनन विभव निम्न होना चाहिए। अब ऋणायन के आकार की बात करें तो वो छोटा है, और ऋणायन का आकार छोटा होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें नाभिक और कक्षाओं के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। कक्षाओं के बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, और आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि विद्युत ऋणात्मकता व इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसका जो आंसर बनता है, आयनन विभव निम्न होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होना चाहिए। आंसर है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCN में सहसंयोजी और आयनिक बंधों की संख्या क्या है। देखिए, NaCN की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है NaCN। क्लियर है? अब देखिए, सोडियम, सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व है, और सी और एन किस कौन से ब्लॉक के हैं, साइनाइड, ये है पी ब्लॉक का। और आप लोगों को पता होना चाहिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमेशा आयनिक बंध बनता है। तो सोडियम के ऊपर कौन सा आयन आएगा, धनायन, और सीएन के ऊपर कौन सा आएगा, ऋणायन। और धनायन और ऋणायन जब भी आएंगे तो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। आयनिक बंध, तो आयनिक बंध तो बन जाएगा, कितने बनेंगे आयनिक बंध, एक ही बनेगा, क्योंकि एक धनायन ऋणायन है तो एक आयनिक बंध बनेगा। क्लियर है? अब देखिए, सी और एन के बीच की बात करें, साइनाइड है। अब देखिए, साइनाइड के बारे में बात करें, सी और एन, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन की भारी कक्षा में, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो पहली कक्षा में 2, भारी कक्षा में 4, तो 1 2 3, ऊपर से ऋणायन भी है, ठीक है, और एक 4। अब यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं भारी कक्षा में, 5, क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 है, तो पहली कक्षा में 2, भारी कक्षा में कितने होंगे, 5 होंगे। ये हमने 5 बना लिया। अब देखिए, इसमें 5 हैं, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 के साथ संयोग करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन के पास भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की बीच साझेदारी करेंगी तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। और ये कौन से बंध है, सहसंयोजक बंध। और तो सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सहसंयोजक बंध बनेंगे 3। क्लियर है? तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, इसमें सहसंयोजी और आयनिक बंधों की संख्या पूछी गई है। तो सहसंयोजी बंध है 3 और आयनिक बंध है 1, मतलब 3 1, जो कि आंसर है ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। क्लियर है? अगर इनमें हम बोर-मरी का नियम लगाए तो पहली कक्षा में 2 और भारी कक्षा में कितने आएंगे, 4। इसके कितने आएंगे, पहली कक्षा में 2, भारी कक्षा में कितने आएंगे, 5। इसके पहली कक्षा में 2, भारी कक्षा में कितने आएंगे, 6। इसमें पहली कक्षा में 2, भारी कक्षा में कितने आएंगे, 7। क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1। तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन अष्टक पूरा कर लेगा? तो सबसे जल्दी अष्टक पूरा करेगा फ्लोरीन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अष्टक पूरा कर ले उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो क्लियर है? तो इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी फ्लोरीन की और सबसे कम होगी कार्बन की। मतलब कार्बन से जाएंगे अपन कौन सी तरफ? दाईं तरफ, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये विद्युत ऋणात्मकता का क्रम हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल CO2 में कितने परमाणु होते हैं? 1 मोल की बात हो रही है। 1 मोल CO2 में कितने परमाणु होते हैं? क्लियर है? ये क्वेश्चन। अब देखिए एक बात सुनिए, 1 मोल में चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी में 6.023। एक चीज ध्यान रखें, 1 मोल अणु में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। क्लियर है? हम अणु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CO2 भी क्या है? एक अणु है, और CO2 एक अणु है तो इसमें कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। कैसे? तो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कुल कितने परमाणु है? 3 परमाणु। तो क्लियर है? तो 1 मोल CO2 में कितने परमाणु हो जाएंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23। कितने परमाणु हैं इसमें? 3। तो 3 का गुणा और हो जाएगा, तो इसमें परमाणु की संख्या निकल के आ जाएगी। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, 3 6 18 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये आंसर आया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है 18.1 इंटू 10⁻23 CO2 के परमाणु। आंसर है सी। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 मोल अणु में इतने ही अणु होते हैं, लेकिन अणु की बात हो रही है, लेकिन इसमें पूछा परमाणु है, तो कितने परमाणु है? 3, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है? अगर वो अणु पूछता 1 मोल CO2 में कितने अणु होते, तो आंसर यही आता। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखें। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अणु और परमाणु, तो कंफ्यूज मत होना, जितने उसमें परमाणु उतने का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक गैस का सूत्र COX है। एक गैस है, उसका CO का होल X है। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है इसका वाष्प घनत्व। देखिए वाष्प घनत्व दिया हुआ है 70। तो अणु सूत्र बराबर अणु भार का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 2 गुणा वाष्प घनत्व। अब जब 2 गुणा वाष्प घनत्व है, 2 गुणा 70 कितना होना चाहिए? 140। तो यहाँ पे देखिए 140 अणु भार होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है कि x की वैल्यू का मान बताइए। मुझे आप लोग ये बताइए, CO है, इसका परमाणु भार कितना होना चाहिए? कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 28। अब ये बताइए x की वैल्यू निकालनी है, तो 140 में 28 का भाग लगाइए, और 28 पंजे 140, तो 5 आंसर आ जाएगा। 28 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 28 है, तो इसका टोटल कितना है? 140। तो 28 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 140 आ जाए? तो 28 5 का मल्टीप्लाई करें तो 140 आएगा। तो एक्स की कितना आना चाहिए? 5। क्लियर है? तो आंसर आ गया 5। ये फॉर्मूला याद रखना है, अणु भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s0 और 3d6। कहने का मतलब ये है। क्लियर है? अब ये पूछना चाह रहे हैं ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें ऑप्शंस आपके पास है। फर्स्ट ऑप्शन है Mn+2, बी ऑप्शन है Fe+2, सी ऑप्शन है CO एंड डी ऑप्शन है आपका जर्मेनियम Ge। देखिए यहां पे एक चीज, सबसे पहले मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 29 होता है, और जर्मेनियम का क्या होता है? कशीगेशन। तो यहाँ पे 14, 28, 32, 14, 18, 32, इसका होता है 32।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18। एस में कितने होते हैं, 18 2 20 और 4 26, जिसमें से 2 बाहर निकल गए, तो 26 होना चाहिए, जिसमें से 2 बाहर निकल गए हैं, तो 26 किसका है, इसमें से 26 इसका है। 26 में से 2 घटाएंगे तभी तो आएगा, तो 2 जो बाहर निकले वो भारी कक्षा में से आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर बनता है वो आयरन बन जाएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखें। तो सभी आपको लिखने पड़ेंगे कोर्स, उसमें 4s का नहीं दिया है, पर हम अबव का नियम याद होना चाहिए बिल्कुल कि 4s भी आता है, और 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 26 होना चाहिए, लेकिन 2 निकल गए हैं, तो 2 कैसे निकलेंगे, Fe में से निकल सकते हैं, इसलिए आंसर आपका होगा बी बॉम्बे। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखें। अगर इसकी बात करेंगे 25 और 2, 25 में से 2 गया आएगा, कितना होगा 23, तो 23 इसका आएगा। तो इसका अगर निकालते हैं 3p6 4s0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 5 23, तो 3d5 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमता है, कहने का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन, देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हैं, तो पहला ऑप्शन है वह ऊर्जा का शोषण करता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उसकी विकिरण उत्सर्जित करता है, या इसकी ऊर्जा स्थिर होती है। देखिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, स्थायी कक्षा में घूमता है, ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना उत्सर्जन करता है। क्लियर है, तो मतलब इनकी ऊर्जा क्या होती है, स्थिर रहती है। तो स्थायी कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा क्या होगी, स्थिर होती है। तो ऊर्जा कब चेंज होती है, तो ऊर्जा कब चेंज होती है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक कक्षा से दूसरी कक्षा में हो, मतलब भारी कक्षा से अंदर वाली कक्षा में आएगा तो उत्सर्जन होगा, और अंदर वाली से बाहर वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज, लेकिन यहाँ पे स्थायी कक्षा की बात हो रही है, तो स्थायी कक्षा में क्या होगी, ऊर्जा स्थिर रहती है, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना ही अवशोषण होता है, इसलिए इसका आंसर होता है डी दिल्ली। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ब्यूटाइन में उपस्थित अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। देखिए 1 ब्यूटाइन की बात हो रही है, 1 ब्यूटाइन की, 1 ब्यूटाइन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। अब पहले वाले पे, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले वाला परमाणु है उसमें आयन है, आयन मतलब पहले वाले पे आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताएं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन के पास होना चाहिए कितने बॉन्ड, कुल टोटल बॉन्ड होना चाहिए 4, तो 4 बॉन्ड आपको देखने हैं। इसके पास 4 हो गए, क्लियर है। इस कार्बन के पास 3 और 1 4, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके पास देंगे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आएंगे। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्लियर है, तो देखिए इसमें CH में यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। अम्लीय हाइड्रोजन की जब भी बात होती है, अम्लीय हाइड्रोजन हमेशा देखे जाते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड में ही देखे जाएंगे, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में। अब ट्रिपल बॉन्ड से देखना है कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस साइड तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस साइड आपका एक हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो वो अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो टोटल कितने हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए, केवल 1 हाइड्रोजन है। क्लियर है, तो अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 1। क्लियर है, तो इसका जो आंसर है वो है 1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करने से क्या बनता है। कैल्शियम कार्बाइड, देखिए कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का होता है CaC2। अब इसकी जल के साथ क्रिया करानी है तो क्या उत्पाद प्राप्त होने वाला है। देखिए कैल्शियम को जो हम बॉन्ड द्वारा डिनोट करते हैं इस टाइप से रहता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड ये दिख रहा है। कैल्शियम के पास 2 बॉन्ड होना चाहिए, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है, प्लस H2O हम यहाँ पे करने वाले थे, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव या निगेटिव, तो H पॉजिटिव इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे 2OH लेते हैं, तो यहाँ पे 2H और 2OH बन जाएंगे। तो 2H में से एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, अब कैल्शियम में OH आयन दो जुड़े आएंगे, तो कैल्शियम OH का होल ट्वाइस बनेगा कैल्शियम, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ये क्रिया कराने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, एसिटिलीन, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। क्लियर है, तो ऑप्शन हो जाता है इसका डी आंसर। क्लियर है, तो इसका डी आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा प्रक्रम ओलिफिन को पैराफिन में परिवर्तित करता है। क्लियर है, देखिए ओलिफिन क्या होता है, ओलिफिन का पैराफिन में, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ओलिफिन्स क्या होते हैं। ओलिफिन्स होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, और पैराफिन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये क्रिया केवल और केवल एक ही होती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण। तो आंसर होना चाहिए सी, तो इसलिए इसका आंसर है सी आंसर। तो कैसे होती है वो एक बार देख लेते हैं कि एग्जांपल, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तो दो हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, और डबल बॉन्ड वाला किस में जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चला जाता है। तो यहाँ पे CH3 आएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं क्या, ओलिफिन का पैराफिन में परिवर्तन। तो कौन सी क्रिया हुई, हाइड्रोजनीकरण। क्लियर है, हाइड्रोजनीकरण, ये क्रिया को हम, इसका नाम सैंडरसन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाटर गैस क्या है, वाटर गैस। तो वाटर गैस की बात हो रही है, तो वाटर गैस का फॉर्मूला हमें याद करना है, वाटर गैस का CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, CO प्लस H2। क्लियर है, ऐसी प्रोड्यूसर गैस होती है, CO प्लस N2। ठीक है, वो चीज याद रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा CO प्लस H2, जो कि आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चीज याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एथेन बनता है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्चुअल में एथेन बनता कैसे है। तो इसमें लिखा है पोटेशियम एसीटेट, तो पोटेशियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOK। अब इसका हमें क्या कराना है, विद्युत अपघटन। याद रखें, विद्युत अपघटन कराना है, तो विद्युत अपघटन हमेशा होता है जल के साथ ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो जब भी यहाँ पे इसके हमें दो अणु लेने पड़ेंगे, तो दो अणु लेंगे CH3 और दो CH3 हो जाएंगे, तो CH3 बॉन्ड CH3 यहाँ पे बनेगा, और विद्युत अपघटन होगा तो ये सब चीजें टूटने लगेंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही अलग हो जाएगा, ये CO2 अलग निकलेगा, तो हमारे 2 CO2 अलग निकल जाएंगे, प्लस पॉजिटिव के OH आयन के साथ क्रिया करके 2 KOH भी बनाएगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी अलग हो जाएगा, और 2 CH3 दो कार्बन वाला हमें क्या मिलेगा, एथेन प्राप्त हो जाता है। तो ये इस तरीके से इस विधि को हम कहते हैं कॉलवे संश्लेषण, कॉलवे संश्लेषण। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, LPG एक मिश्रण है, LPG की बात हो रही है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती हैं, तो ध्यान रखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं C6H12 C6H6, मतलब इसमें दिया है साइक्लोहेक्सेन प्लस बेंजीन, तो ये चीज ध्यान रखें, LPG में बेंजीन गैस नहीं होती है। क्लियर है, दूसरा दिया हुआ है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, तो बिल्कुल ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण ही, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, इन दोनों का मिश्रण LPG गैस में होता है, लेकिन अधिक मात्रा में होता है ब्यूटेन, ये चीज ध्यान रखें। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, देन इसका प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो LPG गैस मिश्रण है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। ठीक है, चलिए इसका आंसर होता है बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है किसी विलयन का पीओएच आयन, देखिए विलयन का पीओएच आयन आपको 6 दिया हुआ है, तो आपको पीएच मान निकालना है, ठीक है। तो एक चीज याद रखें, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीएच और पीओएच दोनों का सम कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीओएच का मान 6 है, तो पीएच का मान कितना होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, पीएच मान आएगा 14 माइनस 6, मतलब पीएच मान आ जाएगा आपका कितना आएगा, 8। इसलिए इसका आंसर होता है 8, जो कि आंसर इसमें दिया गया है बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जब 7.1 ग्राम, देखिए जब इसमें अपन को भार दिया गया है 7.1 ग्राम और किसका है, Na2SO4, तो Na2SO4 का हमें अणु भार भी दिया गया है, वो कितना है 142। तो लेकिन पूछा क्या है वो देखिए, इसमें पूछा है कि जब हम 7.1 ग्राम Na2SO4 को जल में घोलकर 100 मिलीलीटर आयतन बना लेते हैं तो विलयन की मोलरता क्या होगी। क्लियर है। तो जो आयतन दिया गया है वो कितना है, 100 मिलीलीटर दिया गया है, 100 ml। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मोलरता का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो मोलरता बराबर होता है भार बटे अणु भार इनटू मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन और गुणा क्या होगा ऊपर 1000। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, भार कितना दिया गया है 7.1, अणु भार है 142 और मिलीलीटर में आयतन है 100 और ऊपर कितना है 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 10 आएगा, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, तो 71 एकम 71, 71 दूनी 142, मतलब 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 मोलर। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आएगा 0.5 मोलर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो आज हमने टॉप 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये चीज ध्यान रखें, ये 15 क्वेश्चंस हर पिछले टर्म भी मैंने पिछली वीडियोस में भी कराए हैं और लगातार मैं आपको टॉप 15 क्वेश्चंस देता रहूंगा। ठीक है। तो ये हम जो लगातार क्वेश्चंस करा रहे हैं इनके बेनिफिट आपको MPPAT 2020 और भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड में जिसमें केमिस्ट्री सेक्शन आता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।